रिश्तेदारियों का हमारे समाज में बहुत बड़ा महत्व है। कहीं फूफा मिल जाते हैं तो कहीं मौसा मिल जाता है, कहीं मामा मिल जाता है। तो मेरे मौसा जी हैं, देखने में छोटे से लगेंगे, ऐसा लगेगा कि साथ में पड़े हैं, लेकिन मौसा है तो मौसा होगा। तो मौसा राजेश गोदारा जी, जो हमेशा अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए हर प्रोग्राम में पहुंचते हैं। डॉक्टर सुशील गर्ग जी SMO, मेरे युवा भाई शेखर सिंह शोरण, सत्यवान सुरेंद्र सिंगला जी, डायरेक्टर ऑफ इंपीरियल कॉलेज, हरिपाल पिलानिया जी, डायरेक्टर ऑफ विजडम स्कूल, दुबेटा के सरपंच जगबीर जी व आसपास के गांव से आए हुए सभी सरपंच व अन्य सदस्यगण, स्टेज संचालन कर रही अध्यापिकाएं नित्तू चौरान जी व प्रोमिला सरोया जी, और मेरे भाई जो हमेशा मेरा जहां भी मैं काम करती हूं मेरे कदमों को मजबूती देने का काम करते हैं। बहुत ही खूबसूरत स्कूल चलाते हैं बाडो पट्टी के अंदर, बालाजी के स्कूल के प्रिंसिपल रविंद्र भाई, और बहुत ही अच्छी सोच के वो युवा एक अच्छी सोच के साथ समाज में अच्छा काम करते हैं। हमेशा युवाओं को समझाते मिलेंगे, उनका मार्गदर्शन करते मिलेंगे भाई श्रवण बाडो पट्टी से, और मेरी टीम के साथी जो बात भाई और ने मेरे संघर्ष पे एक सॉन्ग लिखा, एंडी न्याणा, सुखविंदर न्याणा, मेरी छोटी बहन, जो बहुत ही मैं दो बात ममता के लिए जरूर कहना चाहूंगी। एक दिन मैं स्कूल के अंदर कॉलेज में कार्यक्रम में गई हुई थी और ये आकर के मेरे लिपट के रोने लगी। मैंने सोचा कि बच्चा इतना भावुक है तो शायद कोई समस्या होगी। पता चला कि माँ 2 साल पहले इस दुनिया से चली गई, पिता बहुत गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, और मैंने एक ही बात कही कि बहन, हौसला सबसे बड़ा होता है। मैं आपको रास्ता दिखाऊंगी, कड़ी मेहनत और संघर्ष आपका होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कहती हूँ कि एक दिन आप जरूर मुकाम को छुएंगी। बहुत ही सुरीली आवाज में बहुत अच्छा गाती है ममता माथुर जी, एक बार जोरदार तालियां। और मेरे छोटे भाई बहुत ही सुरीली आवाज में रागनी सुनाते हैं। और भाई किसी का ब्याह में कहते कोई सीटने देने वाला ना हो तो सुनील भाई सुल्तानपुर से सारे ब्याह की गाड़ और सारी चीज जानता है। किसी ने आजकल जमाना ऐसा आ गया, डीजे के सॉन्ग आ गए हैं तो बंदड़ा बाट देखे जावा है, बराती बंदड़ा तो भूल ले जावा, बरातियों के पल्ले कुछ नहीं बचता, वो गाड़ बचा है और वो गाड़ महिलाएं भूल गई हैं। तो सुनील भाई को हमारी टीम में याद है, किसी को जरूरत हो तो कभी भी बुला सकते हैं। जसवीर जी जो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट भी रहे, और जसवीर जी भी बहुत ही कड़े संघर्ष में, माँ का देहांत हो गया था बचपन में, बहुत ठोकरें खा करके पढ़े हैं, बड़े हैं, साथ के कॉलेज के साथी रहे हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। मैं रागनियों की श्रोता हूं, क्योंकि किसी ने कहा है कि 2 टाइम की रोटी के बगैर गुजारा नहीं होता। मैं कहती हूँ भाई रोटी मिले या ना मिले, राज किशन की आवाज में रागनी जरूर मिल जाए तो मैं बड़े बड़े हिमालय चढ़ सकती हूँ। सुनील दत्त रिटायर्ड, देखिए एक इंसान समाज में आता है, समाज के लिए। मैं अभी अंकल जी के पास बैठी थी तो उन्होंने बताया कि मैं गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हूं अनीता बेटा, और अभी मैं 1 साल से स्कूल में जाकर के फ्री सेवाएं दे रहा हूं ताकि मेरे देश का भविष्य आगे बढ़े और वो अच्छी सोच के साथ आगे निकले। मेरे भाई संदीप डाबड़ा जो एक अच्छे सोशल वर्कर भी हैं और एक अच्छे स्केटिंग के कोच भी हैं, और हमेशा आगे समाज में बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे ऐसे युवाओं की आज देश को जरूरत है। सतीश पायल जी, सुरेंद्र देवा जी, राजेंद्र होलदार जी, जिला पार्षद संदीप दिनवास जी, मेरे युवा भाई जो एक अच्छी सोच के साथ जुझारू, मैं भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। मनोज भाई आप आगे जाकर के अच्छे नेता बने, बहुत ही अच्छे जुझारू व्यक्तित्व हैं, और आप जैसे युवाओं की राजनीति में बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि राजनीति का क्षेत्र बदलेगा तो ये राष्ट्र बदलेगा, ये देश बदलेगा। इसी बात से आज की स्पीच की शुरुआत करती हूँ। 5-7 दिन पहले मैं सुल्तानपुर गांव के एक स्कूल में गई। वहां पे काफी दिन से भाई साहब प्रयास कर रहे थे कि अनीता बहन जी आपका कार्यक्रम लेना है, अनीता बहन जी आपका कार्यक्रम लेना है। मैंने कहा भाई जी
मैं इतनी बड़ी वक्ता नहीं हूं, ना मैं इतने बड़े घराने की बेटी हूं। आपके आसपास और भी बहुत सारे नेता हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, आप उनको बुला लीजिए। नहीं बहन जी, हमने आपको बुलाना है। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा आपके किसी नेता को बुला लीजिए। बोला बहन जी, मैंने आज तक मेरे स्कूल में किसी नेता को एंट्री नहीं दी है। मैं चाहता हूं कि वो संघर्ष करने वाला बच्चा आए ताकि मेरे बच्चे स्कूल से सीख पाए। लेकिन उसके लिए बात सही थी, मेरे लिए दुखदाई पीड़ा थी। मैंने कहा कि हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत, जो हमारे देश की नीतियों का निर्धारण करती है, जो हमारे देश के कानून बनाती है, जो हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए हर मार्गदर्शन का काम करती है, क्या उस पंचायत में ऐसे लोग बैठे हैं कि हम उनको स्कूल के प्रांगण में नहीं बुला सकते? क्या ये विषय सोचने का नहीं है? क्या इतने, मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं बुलाना चाहते? उन्होंने कहा कि जब भी उठा करके देखता हूं तो सब भ्रष्टाचार से लिप्त है या किसी न किसी उसके ऊपर मुकदमा चलता मिलेगा। उनकी विचारधारा में वो त्याग भावना नहीं है ताकि मेरे बच्चों को आकर के कुछ सिखा पाए। तो मैं मेरे देश के जितने भी यहाँ पर बैठे हैं परिवारजन, मैं एक बात जरूर पूछना चाहूंगी, क्या हम ऐसे लोगों के हाथों में अपना देश सौंपेंगे कि जहां से अपने बच्चे उनसे सीख ही ना पाए? और नेता एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जिसका असर पूरे इलाके के ऊपर पड़ता है, उसके काम का, उसके विचार का, उसके चलने का, उसके बोलने का। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं सोचते, हम बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं। अभी मैं बैठी थी तो मुझे बता रहे थे सर कि मेरे स्कूल में एक भी बच्चा आज तक फेल नहीं हुआ। लेकिन मैं थोड़ा सा इसके विपरीत जाना चाहूंगी। जब कभी मैं उठा करके न्यूज पर पेपर देखती हूं कि एक बच्चा कोटा के अंदर शिक्षा ग्रहण कर रहा था और शिक्षा ग्रहण करते करते बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र था, माँ बाप के बड़े सपने थे, उसको देख करके पिता का एक सपना बना था कि मेरा बेटा एक अच्छा अफसर बनेगा। लेकिन पता नहीं अचानक से बच्चे के दिमाग में क्या आया और बच्चा सुसाइड कर गया है। इस विषय पे सोचना बहुत जरूरी है। मैं इस बात से डरती हूं, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को एक प्रोडक्ट बना करके आगे बढ़ा रहा है कि मेरा बच्चा बहुत होनहार है, मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन आप इसका परिणाम नहीं जान रहे। उस बच्चे के ऊपर आपने इतना वजन डाल दिया कि वो बच्चा अपना बचपन, अपना जीवन भूल गया है और एक दबाव में जी रहा है कि मैंने और पढ़ना है और मेहनत करनी है। वो सब कुछ जो उसने आनंद लेना था वो भूल गया और वो डिप्रेशन का शिकार हो गया और उसने अपनी जिंदगी में अंधेरा देखने लगा। माता पिता का वो एक डरावने भूत की तरह देखने लगा और अंत में वो अपने विचार नहीं शेयर कर पाया और इस दुनिया से चला गया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं, मैंने बहुत सारे समाज में घूमते हुए ऐसे बच्चे देखे, आसपास में आपके भी एग्जाम्पल होंगे कि बचपन में शरारती थे, पढ़ने में भी इतना ध्यान नहीं था, बड़े नटखट से थे, सबको अच्छे भी लगते थे और जब उनको उठा करके हम देखते हैं जीवन के उस पड़ाव में, वो कामयाब और सफल इंसान मिलते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग के ऊपर टेंशन और डिप्रेशन नहीं लिया। ये हमारे देश का जो कल्चर है, अभी दो युवा यहां पर खड़े किए हुए थे, मैं चाहती हूं ये पैटर्न बदले। थोड़ी सी कड़वी बात है लेकिन कह देना चाहती हूं क्योंकि ये देश का असली भविष्य है। हमने इनके लिए काम करना है, इनको हमने रास्ता दिखाना है। मैं किताब पढ़ रही थी किसी लेखक की, एक अच्छे बिजनेसमैन की किताब पढ़ रही थी, राम बजाज, और वो बच्चों के ऊपर किताब थी। उस किताब को पढ़ते पढ़ते मुझे ये लगा कि हमारा देश के जितने भी माँ बाप हैं सारा उसका उल्टा कर रहे हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे के अंदर देखता है कि मेरा बच्चा कलेक्टर बने, डॉक्टर बने। बच्चा एक कोरा कागज होता है और वो सोचता है कि मैं तो शराब पीऊं, बीड़ी पीऊं, ताश खेलूं, मां गाड़ी बके, कुछ भी करे, लेकिन बच्चे को मैं संस्कारी देखना चाहता हूं। लेकिन उस किताब में दो लाइन गजब की लिखी हुई थी कि संस्कार कभी नीचे से ऊपर नहीं जाते,
संस्कार हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तब जाकर के एक अच्छे भविष्य का निर्माण होता है। आप सभी प्रैक्टिकली घर पे करके देख लीजिएगा। एक नन्हे से बच्चे का जन्म होता है, बिटिया का जन्म होता है, तो वो माँ का अनुसरण करती है। जैसे माँ चुन्नी ओढ़ती है वो चुन्नी ओढ़ती है, जैसे माँ चूल्हे के पास रोटी बनाती है वह रोटी बनाती है, जैसे माँ पिता का आदर सम्मान करती है वो पिता का आदर सम्मान करती है। अगर वो घर में लड़ाई हो रही है तो गाली दे रही है तो गाली दे रही है। ऐसे ही बेटा अपने पिता का अनुसरण करता है। जैसे पिता अपनी पत्नी को माँ को बोलता है वो भी ऐसे ही बोलता है। जैसे पिता जैसे काम करता है वो अपने पिता का अनुसरण करता है। और हर माँ बाप अपने आप को बदलने को ना लेकर के और एक ही बात सोचता है कि मैं तो जैसे का तैसा हो, मेरा बच्चा एक नंबर का होना चाहिए। मैं सभी माता पिताओं से एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हो कि हमारे बच्चों के अंदर परिवर्तन आए, हमारे बच्चे संस्कारी बने, मेहनती बने, संघर्षशील बने, तो अपने बच्चों को बदलने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बदलने। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, मैं दावे के साथ कहती हूँ, हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने मिट्टी में खेलने दो, इस बचपन को जीने दो। कृष्ण का जीवन आपने देखा होगा, कभी मटकी में मक्खन खिला दिया, कभी गुजरियों की मटकी तोड़ दी। राम का बचपन देखा होगा, तो उन्होंने अपना बचपन जिया। आज मैं एक बात पूछना चाहती हूं, जितने भी यहां माताएं पिता बैठे हैं, ये वो हिंदुस्तान था। 5 साल तक बच्चे को हम स्कूल नहीं भेजते थे, और हम वो बच्चे हैं 5 साल से भी लास्ट में गए हैं। और हमारे को घर के अंदर दादी कहानी सुनाती थी, माँ कहानी सुनाती थी, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बताती थी, कैसे उधम सिंह ने जनरल डायर को जाकर के लंदन में मारा, वो सारी कहानियां सुनाती थी। किस तरीके से स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में जाकर के हमारी हिंदी भाषा का परचम लहराया, ये सारी बातें माँ अपने रात को सोते हुए बिस्तर पर बताती थी। इसीलिए वो पहली गुरु कहलाती थी। लेकिन आज माएं पति से कहती हैं कि आप कहां गए थे, आपने या जो दीवार थी या उधर सरकानी थी, इधर क्यों हो गई है? आज आप अपने भाई के क्यों गए थे? आज अपने माँ के पास क्यों बैठे थे? आज आपके पिता के साथ आपने क्यों बात की? और फिर कहती है कि मैं इसको एक अच्छा पुत्र बनाना चाहती हूं, एक अच्छी बेटी बनाना चाहती हूं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं मेरे देश के परिवारजनों से कि हम बच्चों के बुत बनाना चाहते हैं या रियल में अच्छे इंसान पैदा करना चाहते हैं? यदि आप चाहते हो कि हमारे बच्चे अच्छे बने, हमारे बच्चे मेहनती बने, तो उनको हर हालातों से अवगत कराएं, उनको फेल होना भी, असफल होना भी सिखाएं, क्योंकि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, चैन नींद को ताको तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 12 साल की उम्र में पिता का इस दुनिया से जाना, मैं कभी घबराती नहीं हूं, ना मैं डरती हूं। और मैं एक ही बात कहती हूं, चर्चाएं चलनी चाहिए। आदमी की चर्चा चलेगी, कुछ न कुछ तो वो कर रहा होगा। 12 साल की उम्र के अंदर पिता इस दुनिया से चले गए, बीमार मां चारपाई पे, हालात बहुत खस्ता थे घर के, लग नहीं रहा था कि उठ पाऊंगी, चल पाऊंगी। लेकिन मैं आप सभी माएं बैठी हैं, ना मैं सरकारी स्कूल के अलावा किसी स्कूल में पढ़ी, ना कभी किसी और जगह पे कोई अच्छी संस्था में पढ़ी, लेकिन मेरे माँ बाप ने वो विचार दिए, मेरे दादा दादी ने वो संस्कार दिए, और मेरे घर के अंदर आर्य समाज का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। क्योंकि मेरा नानका
कुंभाखेड़ा पड़ता है, मैं गुरुकुल के पास मेरा जन्म हुआ और गुरुकुल की पढ़ी हुई मैं छात्रा हूं। उन विचारों का असर हुआ और मेरे पिता एक ही बात कहते थे कि बेटा, जीवन संघर्ष का नाम है, जीवन लड़ने का नाम है। जब खेत में अनाज बोते थे तो रागनी चलाते थे अपने ट्रैक्टर के अंदर। मैं पूछती थी कि ये भगत सिंह की जो रागनी सुन रहे हो आप, इन्होंने ऐसा क्या किया है? तो मेरे पिता कहते थे कि अनीता बेटा, हम अंग्रेजों के गुलाम थे और हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हमारी सभी आजादी छिनी हुई थी, अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते थे, लेकिन भगत सिंह ने ठाना कि मैं मेरी भारत माता को आजाद कराना चाहता हूं। जब उसकी 23 साल की उम्र थी तो उसने अपने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और अपने देश के लिए फांसी के फंदे पे झूल गया। ये वो वीर भगत सिंह। उन विचारों से मेरे अंदर एक एनर्जी आई, एक ताकत आई, एक विचार बना कि मैं भी वीर भगत सिंह की तरह इतिहास रच के जाऊंगी। आसपास में जितने भी लोग होते थे वहां बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नशा करते थे, जो चाची ताई थी शाम को आते थे तो देखती थी कि वहां पर सभी अपनी अपनी पत्नियों की पिटाई कर रहे हैं। मैं मेरे पिता से पूछती थी कि ये मेरी चाची की रोने की आवाज क्यों आ रही है? सौभाग्यशाली हूं, मेरे घर के अंदर नशा नहीं है। मेरे पिता बड़े साधारण इंसान रहे। मैं उनसे पूछती थी कि ये घर के अंदर ये आवाजें क्यों आ रही है? मेरी ताई तो सारा दिन काम करती है, क्यों मेरा ताऊ उसको पीट रहा है? तो मेरे पिता कहते थे कि ये शराब के नशे में है। मैं मेरे देश के युवाओं से एक बात पूछना चाहती हूं, क्या उस भगत सिंह ने इसलिए इस फांसी के फंदे को अपने गले से लगाया था कि मेरा देश आने वाले समय में नशे में डूबेगा? क्या मेरा देश अपने संस्कारों से भटक जाएगा? क्या मेरा देश जहां दूध दही का खाना था वहां पर बर्गर पिज्जा ऐसी रेडियां लगनी शुरू हो जाएगी? क्या मेरा देश का युवा मार्गहीन हो जाएगा? उसको रास्ते का नहीं पता होगा हमारा देश चल कहां रहा है। और मैं चाहती हूं, मैंने पढ़ा है उन वेदों में, हमारे देश में वो ताकत है। मैंने 7 महाद्वीपों की यात्रा की, अपने देश का तिरंगा उन महाद्वीपों पर लहराया और वहां उन यात्राओं में एक अनुभव किया कि पूरा विश्व हमारी संस्कृति को फॉलो करता है जिसको आज हम भूल गए हैं। और मैं चाहती हूं कि दोबारा से वो संस्कृति हम जागृत करें, जन जागरण करें गांव-गांव में जाकर के कि हमारी संस्कृति के अंदर कितनी मजबूती है। मैं उस खेल की खिलाड़ी हूं जिस खेल में मैंने बहुत सारी असफलताएं देखी और उस खेल की खिलाड़ी हूं जिस पर बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। जितने भी खेल है उनसे पैसा आता है, मेरे खेल में पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन मैंने ना पिछली सरकार से ना इस सरकार से, किसी सरकार से कोई मदद नहीं ली। और भला हो परमात्मा का, शायद मदद मिल जाती तो मैं बोलना नहीं सीखती। और बोलना सीख लिया तो बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोग्राम किए, एक घंटे के 2-2 लाख लिए, वहां से पैसा कमाया और अपने खेल पे लगाया, अपने देश को उपलब्धि देने का काम किया। कई बार लोग नाराज नाखुश हो जाते हैं कि हमारे पास कुछ है ही, हम कैसे आगे बढ़े। मैं एक ही बात कहती हूं, जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं इतिहास में, कोई भी जिसने भी इतिहास रचा है, जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वो लाला लाजपत राय हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो उधम सिंह हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में किसी भी उसमें हुआ है, वो लोग हुए हैं जो अभावग्रस्त जीवन से उठे, जो झोपड़ियों से निकले हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो सुख सुविधाओं से निकले होंगे, लेकिन अभाव बहुत कुछ सिखाता है। अगर पेट में भूख होगी तभी रोटी अच्छी लगेगी। और मैं तो किसान और मजदूर की बेटी हूं। कई भाई पूछ लेते हैं, अनीता बहन वहां एवरेस्ट पे जाकर के आपको सबसे ज्यादा क्या चीज याद आई? मैंने कहा भाई वहां ऑक्सीजन नहीं है और प्यास इतनी बूंदी लग रही थी, मेरे को वो चीज याद आई कि डोल पर बैठ के डोलू में जो पानी पिया कर दे, लोहे के डोलू में जो पानी का स्वाद था वो किसी बिस्लेरी के बोतल में नहीं है, वो एक पैंडे के मटके के मिट्टी के पानी में है। और ये हकीकत है। बहुत भयंकर प्यास थी,
ये हो रहा था कुछ कोई मुझे पानी दे दे पिलाने को, लेकिन मेरा दिमाग भी वही गया कि वो आनंद जब गेहूं का सीजन हो, अप्रैल का महीना हो और साड़िया में अच्छा जोटा मार के ना पानी पीवे ना डोल पे बैठ के, उसका स्वाद, उसका आनंद अलग ही है। और कई भाई कह देते हैं, मैं अपनी संस्कृति की ताकत बता रही हूं आपको, 7 महाद्वीपों की यात्रा करते हुए बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटलों में रहने का मौका मिला। पता नहीं कितना लोग कहते हैं बहुत लाजवाब खाना है, बड़े बड़े गद्दे हैं। मैं एक ही बात कहती हूं भाई, जो मेरी मां की बनाई हुई आरे की दाल अंडी में रख के जो दाल बनाती है हमारी माएं, हमारी संस्कृति, हमारी पावर बता रही हूं मैं आपको। जो मां आरे में रख के उस अंडी में जो दाल बनाती है, उसका स्वाद और किसी 5 स्टार होटल की दाल का स्वाद बराबर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो भाव, वो विचार सहज पके सो मीठा होए, वो हिंदुस्तान की ताकत थी। आज अंग्रेजों ने आकर के भटका दिया हमारे को, वो गंद खिलाना, वो सारी चीजें शुरू कर दी। और हम, मेरे को लगता कि किसी घर को उठा लीजिए, हर घर में किसी न किसी की डॉक्टर की दवाई चलती मिलेगी। एक बिजनेस बना लिया डॉक्टरों ने भी, और हम भटकते हुए चले गए। कह रहे हैं हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, हमने बहुत तरक्की की है, लेकिन हम बहुत सारी चीजों में पिछड़ रहे हैं। हम जो कमाई कर रहे हैं वो वकीलों में जाता है, वो डॉक्टरों के घर जाता है, वो कोर्ट कचहरी में जाता है। मैं एक ऐसे डिपार्टमेंट में हूं जहां मैंने बिल्कुल करीब से देखा है, और मैं गारंटी के साथ कहती हूं, किसी समाज का निर्माण कोई कोर्ट कचहरी नहीं कर सकती। समाज का निर्माण होगा तो संस्कारों से होगा और समाज से होगा, कोई नहीं बचा सकता इस समाज को, मैं दावे के साथ कहती हूं। लेकिन आज हम पता नहीं किस सदी में बढ़ रहे हैं, पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं। बहुत बार असफल हुई, असफल होकर के अपने आप को कभी नर्वस नहीं किया, उस असफलता में सीखने का प्रयास किया कि मेरी कमी क्या रह गई थी। अपने बच्चों को असफलता के बारे में जरूर बताएं, और मैं तो चाहती हूं बच्चे 2-4 बार जरूर फेल हो, ताकि उनके अंदर पेशेंस जगे। आज बच्चों के अंदर पेशेंस नहीं है। आज हम जो चीज मांगते हैं वो मुंह से फटाक से दे देते हैं, और फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं। तो मैं पेरेंट्स को एक ही बात कहूंगी कि अगर आप राम का इतिहास उठा लीजिए, राम राजा दशरथ का बेटा था और घर में सारी ठाठ थे, अयोध्या का राजा था। अगर चाहता तो बड़े बड़े स्कूलों में शिक्षा दे सकता था, लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने बच्चों को जाकर के गुरुकुल में शिक्षा दी, त्याग की भावना सिखाई, पेड़ के नीचे अपने बच्चे पढ़ाए, लीडर बनाए, योद्धा बनाए, संघर्षशील बनाए। मैं आप सभी पेरेंट्स को कहना चाहती हूं, स्कूल की कोई कमी नहीं है, आपने अपने बच्चों को टाइम देना होगा। आपने अपने बच्चों के साथ बैठ करके उनके साथ बातें करनी होगी। आज ये मोबाइल का युग, ये बहुत खतरनाक युग है, और बहुत सारी, सभी माओं को तो नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ माएं आजकल इंस्टा पे इतनी बिजी हैं, यू रील का जमाना आ गया है। मेरी रील पे कितने लाइक आएंगे, मेरी रील पे कितने लाइक आएंगे, कितने लोग मेरे को सुंदर लिखेंगे। मैंने कहा जिसके साथ आई है वो सुंदर कहते, उससे बड़ी कोई बड़ाई नहीं है। बार वाले तो लालच में सुंदर लिखेंगे, उसने अपना चाहिए, उसने अपना स्वार्थ चाहिए। लेकिन आज की माओ को मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, हमारी माएं थी, किसी टेलीविजन का शौक नहीं था, किसी कोई इक्विपमेंट उनके पास भी नहीं था। सवेरे 4 बजे उठती थी, मैशा का काम करती थी, उसके बाद खेत में जाती थी, सारा जीवन संघर्ष का था। लेकिन आज हम उस ओर बढ़ रहे हैं कि आज माँ इंस्टा पे रील बना रही है, और मैं 2 लाइनें आप समझ जाना और उनको अपने ऊपर लागू करने का प्रयास करना। मैं हमेशा कहती हूँ, और मन से बात कड़वी है, कि आज आप इंस्टा पे रील बनाती रहना, आज आप इंस्टा पे रील बनाती रहना, आने वाले समय में ये बच्चे आपकी रील ना बना दे, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, मैं दावे के साथ कहती हूँ। क्योंकि
मेरी सबसे पहली गुरु मेरी माँ है, जहां से मुझे ये जुझारूपन, ये संघर्ष, ये सपना और ये राष्ट्र के प्रति कुछ करने का जज्बा जगा। 4 बजे उठती है और रात के 10 बजे तक 60 साल की उम्र है। आप घर में जाकर के देख सकते हैं, 4 बजे से लेकर 10 बजे तक कड़ा संघर्ष करती है। मेरे घर के अंदर 10 देसी गायें बंधी हुई हैं। जसवीर भाई बैठे हैं यहाँ पर, जाकर के पूछ सकते हैं। और भी भाई मेरे घर गए हैं, सभी से पूछ सकते हैं। सुबह 4 बजे प्रभु का नाम लेकर के आरती शुरू करके नहा धो करके अपने गौओं के पास जाती है, सब काम करती है। आज भी वो कहां से आया मेरे अंदर? मेरी मां से। मेरी दादी कहती थी, जैसी दूधी वैसी बुद्धि, जैसी दूधी होती है वैसी बुद्धि होती है। ये बड़े बुजुर्गों के विचार बता रही हूं। और जितने भी मेरे छोटे बहन भाई बैठे हैं, मैं एक ही बात कहना चाहती हूं, गूगल पे आपको ज्ञान मिल सकता है, किताबों पे में आपको ज्ञान मिल सकता है, लेकिन अनुभव आपको जितने भी ये मंडासे वाले बैठे हैं, जितने भी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इन बुजुर्गों से वो अनुभव मिलेगा जो ठोकरे खा खा करके इन्होंने सीखा है। ये वैसे सफेद बाल नहीं हुए हैं, इनके पीछे बहुत बड़ा अनुभव है। क्योंकि किताबों से इंग्लिश सीख सकते हैं और भाषा सीख सकते हैं, लेकिन अनुभव हमारे बड़े बुजुर्ग देके जाते हैं, मार्गदर्शन हमारे बड़े बुजुर्ग करते हैं। गली में किस गली में जाना है, हमारे बड़े बुजुर्ग करते हैं। ये हम आज के समाज में मैं बहुत सारी कटौती देखते हैं। और खास करके मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, मैं माओ को नहीं कहूंगी, हमारी जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, जो ताई बैठी हैं पुराने जमाने की, इब्ता में वो थोड़ा सासू वाला भी जो हक होता था उसमें थोड़ा ढीला कर लो। क्योंकि आज की बहुएं वो चाहती कि हमारी सासू हमारे साथ फ्रेंड की तरह रहे, हमारी सासू हमारे साथ मित्रता के साथ रहे, हमारी सास हमारे को बेटी माने, हमारी सास हम सब कुछ छोड़ के आ गई है, अपने बेटे से पहले हमारे को माने, हमारे को वो प्यार दे, हमारे को इस घर की देवी माने, इस घर की बेटी माने। और मैं गारंटी के साथ कहती हूं, जिस घर में सासू ने अपनी बहू को बेटी के रूप में अपना लिया, वो घर स्वर्ग होगा, वो घर सुरक्षित होगा, उस घर में बिल्कुल शांति और सुख होगा। लेकिन आज इस टूटते हुए समाज में मैं ये बातें इसलिए कह रही क्योंकि मैं सारा दिन ग्राउंड को पढ़ती हूं, किताबों में पढ़ने से नहीं आता। मैं किसी नेता के पास बैठी थी और मैंने कहा, सर मैं अभी निकल रही हूं, जा रही हूं, आप मुझे जाने की अनुमति दें। जैसे ही उन्होंने खड़े होकर अनुमति देने के लिए मेरे साथ आए, तो एक बच्चा उसके घर से निकल के आता है और वो बच्चे को बोलते हैं, बेटा अनीता कुंडू दीदी है, इन्होंने ये अचीवमेंट की है, 3 बार एवरेस्ट चढ़ी है, अपने देश का मान बढ़ाया है, बड़े गरीब परिवार की बेटी है, कड़ा संघर्ष किया है। अनीता के जीवन से छोटा सा बच्चा था, बहुत सारी बातें उसको बता दी, उसको तो टॉफी का पता था। अब उस बच्चे को बोला कि आप अनीता दीदी के नमस्ते करो, उसने गाली दे दी और उस नेता ने उसके थप्पड़ मारा जोर से। मैंने उस बच्चे को गोदी में उठाया, मैंने कहा नहीं सर, ये गलती इस बच्चे की नहीं है। बोले कि अनीता बेटा इसने गाली दी है। मैंने कहा इसने इस गेट के पीछे जो हो रहा है वो हकीकत बताई है कि हमारे घर के अंदर क्या संस्कार दिए जाते हैं, क्या विचार दिए जाते हैं, क्या सोच रखी जाती है। ये बच्चा उस बात को प्रूव कर रहा है। मैं आप सभी पेरेंट्स को एक ही बात कहना चाहती हूँ, अच्छी बात है अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाइए। सोनू भाई जैसे ऐसे ऐसे इलाके में संस्था लगाई है, अच्छी सुविधाएं देने का पूरा स्टाफ प्रयास करता है, पूरा स्कूल प्रयास करता है। लेकिन मेरी जो स्पीच की लगभग बातें हैं, अनुभव की है, मैं वो बातें पेरेंट्स को इसलिए बताती हूँ कि हमारी असली प्रॉपर्टी, हमारी असली धरोहर हमारे बच्चे हैं। अगर ये कामयाब हो गए, ये संस्कारित हो गए, ये अच्छे इंसान बन गए, तो हमारा बुढ़ापा 1 नंबर का है, हमारा बुढ़ापा सुखी है। और आज तो एक जमाना और आ गया है, पहले वाले बूढ़िया का तो टाइम पास घर में हो जाएगा, लड़के बिड़के भाई रख लिया करता, भतीजे रख लिया करते। आजकल तो 2-4 बच्चे मेरे पास आते हैं, मैडम आपने हमारे कार्यक्रम में आना। मैंने कहा क्या किया जी, क्या कार्यक्रम, स्कूल चलाते हो? बोला ना जी। मैंने कहा और कोई संस्था चलाते हो? बोला ना जी, हम तो वृद्ध आश्रम चलाते हैं। तो मैं बड़ी दुखी हो जाती हूँ कि जिन बुजुर्गों को, जिनको स्थान हमारे दरवाजे में, हमारी बेलियों में होते थे,
जिनके मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ते थे, जिनका अनुसरण करके हम आगे बढ़ते थे, आज हमारे बुजुर्ग उन वृद्धाश्रमों में बैठे हैं। वहां कहीं कहीं बुजुर्ग भी गलती कर देते हैं और कहीं कहीं हालात ऐसे हो गए हैं कि आज कोई भी माँ बाप को रखना नहीं चाहता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जितने भी यहाँ बैठी हैं, यहाँ आज मैं इस मंच पे हूँ तो मेरी दादी की बदौलत हूँ। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन वो अनपढ़ महिला थी, लेकिन जो उसने सिखाया शायद मुझे किसी किताब ने नहीं सिखाया। मुझे एक ही बात बताई उन्होंने बचपन में, जिसके ऊपर मैं चली कि अनीता बेटा, कर्म वो शक्ति है, काम वो शक्ति है, करेंगे आपका सराएगी दुनिया, काम करेंगे आपका सराएंगी दुनिया। और मैं आप सभी को बता देना चाहती हूं, आज यहाँ पर अनीता कुंडू को नहीं बुलाया गया है, आज यहाँ पर मेरी मेहनत और उस संघर्ष और उस कर्म की शक्ति को बुलाया गया है। मेरे नाम की तो हजारों बेटियां यहाँ पर माएं बैठी हैं। एक बात जरूर कहना चाहूंगी, आज जब रिश्ता होता है, पहली बात तो जब हम बेटी का रिश्ता ढूंढने जाते हैं, खासकर मेरे हरियाणा में जब हम कोई पशु को लेने जाते हैं सुनील सर, तो उसके सींग भी देखा, उसके पूंजड़ भी देखा, उसके थन भी देखा कि दार दूर ठीक देवे कि नहीं देवे। और ताई का फोन आ जाएगा, नुका गोली की सुतरी भी जाइए, मैं ढंग सकी ठाण पखड़ी सुतरी लागे। लेकिन जब बटेऊ देखने जावे तो कुछ नहीं देखते, उसका गड़ का बांध आवे, वह छोरी सारी उम्र रोवे। फिर मैं एक ही बात कहती हूँ, इस टूटते हुए परिवेश में बहुत सारी भुगत भोगी, एक दो मेरी रिश्तेदारी में भी है। मैं कहती हूँ कि उस बच्चे को जाकर के देखें, उस बच्चे के सपने को देखें, और उसके बच्चे का सर्कल कैसा है उसको जरूर देखें। और सबसे बड़ी बात, उस बच्चे की माँ की सोच को देखें। घर वहां से चलता है, तब जाकर के हमारी बेटी सुरक्षित रहती है, तब जाकर के वो बेटी का कल्याण होता है। और मैं माओं को एक बात जरूर कहूंगी कि आपकी बेटियों को पीएचडी कराइए, डॉक्टर बनाइए, कलेक्टर लगाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर के कामों का सब हुनर भी अपनी बेटियों को सिखाइए, क्योंकि ये राष्ट्र महिलाओं से चलता है, ये देश महिलाओं से चलता है। माँ अपना दूध पिलाती है, तब जाकर के एक बच्चे का निर्माण होता है, तब एक बच्चा एक अच्छा इंसान बन पाता है। तो मैं एक ही बात कहूंगी माओं को कि ये कहिए कि कोई रिश्ता देखने आए कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी भी है, जितना अच्छे से मैं काम नहीं कर पाती थी, मेरी बेटी उससे भी कई गुना अच्छे से काम कर पाती है। लेकिन आज की माएं उल्टा सिखा रही हैं कि मेरी बेटी काम नहीं करेगी। और कई बार घूमते घूमते मेरे चाचे ताऊ बैठे हैं बड़ी उम्र के, बड़ा अनुभव सा फील हुआ है, जहां लड़कियां अच्छी हैं वहां लड़के अच्छे नहीं मिल रहे, जहां लड़के अच्छे हैं वहां लड़कियां अच्छी नहीं मिल रही। हालात यही बना हुआ है, और ये इसलिए है कि हम जल्दबाजी कर देते हैं और बहुत सारे बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है। वो सफर कर रहे होते हैं, क्योंकि हम ऐसी संस्कृति में हैं, ऐसे घरों में हैं, वहां तलाक हम इतनी जल्दी से निर्णय नहीं लेते। लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक ही बात कहूंगी, अपने बच्चों के लिए अच्छा माहौल बनाएं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उनको अच्छी शिक्षा दें, अच्छे विचार दें। और जितनी माएं बैठी हैं, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, ये रंगा छोड़ करके बच्चों को दूध दही का खाना दे। आज जो कुछ हो तो मेरी माँ की उस पिलाई हुई दही और घी की बदौलत हूं, जो इतने बड़े बड़े हिमालय मैंने हासिल किए हैं और वहां से अचीवमेंट अपने देश को। मेरे अंदर वो शक्ति नहीं थी, वो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, मेरी माँ का आशीर्वाद। और मेरी दादी एक ही बात कहती थी, मैं जब भी मेरी दादी की सेवा करती थी, मेरी बहनें बैठी हैं, युवा भाई बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, किताबें ज्ञान देगी, आशीर्वाद बड़ों से मिलेगा। मेरी दादी एक ही बात कहती थी कि अनीता बेटा, मैं चाहती हूं कि तू इतनी बड़ी बने कि पूरे देश में, पूरे विश्व में मेरी बेटी का नाम चमके। उसने नहीं पता था मेरी पोती क्या करेगी, मुझे भी नहीं पता था मैं क्या करूंगी, लेकिन ये उनका आशीर्वाद था। मैं उनको सबसे पहले खाना देती थी, उनको नहलाते थे, उनके पास बैठते थे, मेरी दादी के पास सोते थे। ये आशीर्वाद वहां से मिला। तो हर व्यक्ति का हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। अपने बच्चों को ये बात सिखाएं, शाम को परिवार के साथ बैठे, बड़े बुजुर्गों को साथ भी बैठे, क्योंकि बुढ़ापा बहुत खतरनाक होता है। घूमते घूमते न्याड़ा गांव में एक दिन में गई, एक बुढ़िया दादी बैठी थी। मैंने कहा दादी
कुछ बात सीखना चाहती हूँ आपसे। तो उस दादी ने गजब की बात मुझे बता दी। बोली अनीता बेटा चलो मैं बता देती हूँ जीवन की पते की एक बात। बोली मैंने उस फल का नाम बता जो जैसे पकता चाहे और वो कड़वा हो। कोई ऐसा फल बता। मैं घूम रही, अमरूद भी कड़वा नहीं होता, आम भी कड़वा नहीं होता, सारे फल पकते तो मीठे होते। मेरा दिमाग ही नहीं गया उस तो काफी टाइम लग गया। तो वो दादी बोली मेरे को कि बेटा आपको नहीं पता होगा लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। बोली इंसान एक ऐसा फल है जैसे बड़ा होता है उतना ही कड़वा होता जाता है। तो मैं जितनी भी युवा पीढ़ी बैठी है हमने भी बूढ़ा होना है भाई। अब इनकी खाट तो देरिया तक आ गई, हमारी तो बाहर मिलेगी। तो मेरा कहने का भाव यही है जैसा हम करते हैं बच्चे वैसा सीख जाते हैं। उस किताब में 2 लाइनें लिखी थी बहुत ही गजब की और सीख के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि एक बच्चा स्कूल से आया और उसने पूछा कि आपकी माँ क्या काम करती है। तो उस बच्चे ने कहा कि मेरी माँ साबुन की फैक्ट्री में काम करती है। तो उसने कहा कि आपने कैसे पता चला आपकी माँ साबुन की फैक्ट्री में काम करती है। बोला मुझे ये पता मेरी माँ जब शाम को ड्यूटी से आती है तो अपने जोड़े से चुपके से 2 साबुन निकाल के वहां रख देती है। तो मुझे लगता है कि वो फैक्ट्री से साबुन चोरी करके लेके आती है, इसलिए वो साबुन की फैक्ट्री में काम करती है। तो मैं मेरे देश की माता पिता को कहना चाहती हूँ सबसे बड़े आइडियल, सबसे बड़ी प्रेरणा देने वाले हमारे माँ बाप होते हैं और वो बच्चों को सिखाते हैं। बच्चा चोरी करना सीखता तो माँ बाप से, झूठ बोलना सीखता तो माँ बाप से। अंत में कई ताई पूछ लेती हैं, अभी एक ताई का चेहरा देख के मेरे याद आ गया कि अनीता बेटा आपने शादी क्यों नहीं की। मैं इस सवाल का जवाब देके अंत में आपको बताना चाहती हूं। 12 साल की उम्र में बाप गुजर गया। हालात बहुत खस्ता थे, खाने के लाले थे, सब बहन भाई छोटे थे, माँ चारपाई पे बीमार थी। बहुत कड़ा संघर्ष था। आज से 20-22 साल पहले किसी बेटी का निकलना गांव से बहुत सारी आवाजें उठती थी, बहुत सारे विचार बढ़ते थे। हालात बहुत विपरीत थे। संघर्ष करती गई, परिवार संभाला, बहन भाई संभाले, माँ को मजबूती दी और काम करते करते जो एक शादी का टाइम होता है वो दौर निकल गया और उसके बाद विचार बदल गए और एक जज्बा था कुछ करने का। खेल को अपना लिया। हिमालय में जाते जाते एक अध्यात्म की अनुभूति हुई। मैं ये तो नहीं कहती कि मैं देवता हूं, लेकिन वहां जाकर के मेरे को एक अनुभव फील हुआ कि शादी-शुदी बहुत छोटी चीज है। 2 बच्चों में सिमट गए, परिवार में बंध गए। आज देश के लिए काम करने की जरूरत है और मैंने अपने विचार बदल दिए और एक ही बात सोच ली कि मेरे देश के इन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए पूरे देश के अंदर काम करूंगी ताकि मेरे देश के युवा आगे बढ़े और वो संस्कारित और मेहनती। वहां से अपनी विचारधारा को मोड़ दिया और एक ही विचारधारा ठानी कि जितनी भी मेरी टीम है, मेरे युवा साथी जितने भी मेरी टीम के साथी हैं, हम सब ने एक प्लानिंग बनाई कि देश के लिए काम करेंगे। क्योंकि स्वामी विवेकानंद गुरुकुल की पढ़ी हुई छात्रा हूं। स्वामी दयानंद, स्वामी रतनदेव जी द्वारा लगाए गए 2 पौधे गुरुकुल कुंभाखेड़ा, गुरुकुल खरड़, वहां से ये संस्कार पड़े। और मेरा ये मानना है, अब कह देते कि जन जागरणों से होता क्या है, हम जहां भी कार्यक्रम करते हैं 10 युवा ऐसे हैं और ठान लेते हैं कि अनीता बहन जी हम ऐसा करेंगे और ऐसे रिजल्ट हुए हैं। सैकड़ों साथी मेरे टीम में ऐसे हैं जो अभावग्रस्त परिवारों से हैं, जिन्होंने नशा भी छोड़ा और आज वो कामयाब हैं, अपने परिवार की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं और समाज का भी वो कल्याण कर रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद की तरह मुझे 100 लोग वो चाहिए जो इस राष्ट्र को मेरे जैसा देखते हो। मैंने मेरी टीम में, मैं हमेशा मेरे टीम के साथियों का हौसला बढ़ाती हूं। मैंने कहा भाई स्वामी विवेकानंद जी को 100 आदमी चाहिए थे, मुझे भी वही कर्मठ और मेहनती और जैसा मैं सोचती हूँ, जैसा मैं राष्ट्र देखना चाहती हूँ, भ्रष्टाचार मुक्त, प्यार प्रेम, एक दूसरे के गले मिलते हुए, एक दूसरे से प्रेम करते हुए,
असहाय व्यक्ति को सहारा देते हुए, बड़े बुजुर्गों को नमस्ते करते हुए वो राष्ट्र में देखना चाहती हूं, और वो हम कर सकते हैं। मुझे ऐसे 100 युवाओं की टीम चाहिए और हम नंगे पांव भी निकलेंगे, हम इस देश को बदलने के लिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीड़े के साथ मैं निकली और आज इस दुबेटा गांव में उस जन चेतना के कारण ही यहां पर पहुंची हूं। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, सोनू भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, अपने बच्चों को ऐसे विचारों से जरूर जोड़ें। ये सारी शक्ति विचारों की है। मैं बड़े परिवार की बेटी नहीं हूं, खाने के लाले रहे हैं, लेकिन विचार सबसे बड़ी पावर है। जो सोच लिया तो उसको रूप दिया। नौकरी की सोची, नौकरी लगी। उस खेल की सोची जिसमें कहीं से भी स्पोर्ट का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, उन शिखरों को छुआ। और अब जो सोच लिया है कि ये देश बदल सकता है, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूं ये देश बदल सकता है, लेकिन हमारी आवाज में दम होना चाहिए। मैं विश्वास के साथ कहती हूं कि हमारा देश दोबारा से विश्व गुरु बनेगा। ये मैं विश्वास और दावे के साथ आज इस मंच पे ऐलान करके जाती हूं। त्याग और तपस्या और भावना, कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी कुर्ते के जेब भी नहीं लगाती, इस माया से कोई प्रेम नहीं है। अच्छे पद पे काम करती हूँ, ठोकरे खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक पीड़ा है। विधवा माँ की बेटी हूँ, ठोकरे खाई है, नेताओं के पास पर्ची उठा के गई हूँ। आज इस मंच से, बिल्कुल खुले मंच से कहूंगी कि धन्यवाद करती हूँ हरियाणा सरकार का, कि जिस सरकार में आज